हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे किस रिसेप्टर की? आयन चैनल रिसेप्टर की। ये बहुत ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए आयन चैनल रिसेप्टर में बेसिकली आपके जो आयंस इन्वॉल्व होंगे मेनली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो ये आपके आयंस इन्वॉल्व होंगे। आयन चैनल रिसेप्टर बेसिकली ये कहां पर होते हैं? सबसे पहले तो आपको प्राइमरीली लोकेशन की बात करनी है। देखिए आयन चैनल रिसेप्टर आपकी जो न्यूरोनल सेल होती है उसके बेसिकली मेम्ब्रेन पे होंगे। ये एक आयन चैनल रिसेप्टर दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये आयन चैनल है और आयन चैनल पे बेसिकली ये जो रेड कलर से दिखाया गया, दिस इज द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आयन चैनल फॉर एन एगोनिस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये किस टाइप का आयन चैनल है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या क्लोराइड है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये आपका सोडियम आयन चैनल है। तो अभी नॉर्मली इसकी मैकेनिज्म क्या है कि once the agonist will bind to their specific site at the ion channel receptor present on the neuronal cell membrane, as it will bind to their receptor, sudden opening of this channel allow the entry of sodium from outside to inside of the cell। बाहर से सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इस चीज में जब ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो इस स्टेप को हम बोलते हैं, जब पॉजिटिव आयन सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो, इस चीज को हम बोलते हैं क्या क्या चीज? डीपोलराइजेशन। तो हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? डीपोलराइजेशन। ओवरऑल देखिए आयन चैनल रिसेप्टर पढ़ने से पहले आपको बेसिक डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन का बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि आयन चैनल रिसेप्टर में हमारे ये आयन इन्वॉल्व होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे होता है। इस आयन चैनल जो होगा उस पे किसी साइट पे एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट होगी, जैसे वो बाइंड होगा जिस टाइप का वो आयन चैनल होगा अकॉर्डिंगली आयन मूव करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि हर केस में ऐसा नहीं है कि पोटेशियम भी बाहर से अंदर आएगा, कैल्शियम भी बाहर से अंदर आएगा या क्लोराइड भी बाहर से अंदर आएगा। हो सकता है कुछ आयन जैसे सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाए। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये बच्चों आपको समझना होगा। देखिए नॉर्मली जो हमारी सेल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है कितना? RMP, वो होता है -70 मिली वोल्ट। ये -70 मिली वोल्ट। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। अब देखिए नॉर्मल के केस में सोडियम आयन, ये आपको याद रखना होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कहां ज्यादा होती है? ये आपकी न्यूरोनल सेल है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम ज्यादा होता है। यही वजह होती है कि जब भी सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मींस बाहर से कहां आएगा? अंदर की तरफ। जबकि बच्चों पोटेशियम चार्ज हमेशा कहां पे ज्यादा होता है? इनसाइड ऑफ द न्यूरोनल सेल। तो जब कभी पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम कहां मूव करेगा? आउटसाइड। सेम इसी तरीके से क्या मूव करेगा? क्लोराइड आयन हमेशा बाहर ज्यादा होता है, ये भी बाहर से अंदर आएगा जबकि जब कभी क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। और कैल्शियम भी बाहर ज्यादा होता है, तो ये भी जब चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम हमेशा बाहर से अंदर आएगा। तो देखिए दो तीन बातें आपको समझ में आएगी। जब कभी आयंस मतलब आयन का मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आयन की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा थी। ज्यादा कंसंट्रेशन मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव वो करेंगे। जिस तरीके से सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है इसलिए बाहर से अंदर मूव करेगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है इसलिए पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करेगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे क्लोराइड हो, ये ऑल द टाइम ये कहां मूव करेंगे? बाहर से अंदर। जबकि केवल पोटेशियम कहां मूव करेगा? अंदर से बाहर, क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द इंट्रासेलुलरी ज्यादा होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए बच्चों, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल न्यूरोनल सेल लिया और यहां पे बोला कि आपका सोडियम चैनल था, उस पे एगोनिस्ट बाइंड हुआ, ये सोडियम आया। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहां पे क्या आता है इस आयन चैनल में। एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके कोई इसमें किसी, जिस तरीके से जीपीसीआर में जब कभी एगोनिस्ट बाइंड करता है तो इंटरनल जीएस प्रोटीन फिर एडेनाइल साइक्लेज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ जी प्रोटीन, वो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म चलती है। यहाँ पे कोई कपलिंग प्रोटीन है ही नहीं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को भी आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा कि यहाँ पे कपलिंग जो प्रोटीन है वो क्या है? एब्सेंट है।
ये आयन चैनल का जो रिस्पॉन्स होता है, मींस रिस्पॉन्स ऑफ आयन चैनल किसी ड्रग का, अगर वो आयन चैनल के थ्रू रिस्पॉन्स दे रही है तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये जो आयन चैनल के थ्रू जो रिस्पॉन्स होगा ये फास्टेस्ट होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। देखिए ओवरऑल इसी आयन चैनल रिसेप्टर के अंदर आपको समझना होगा डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, मैंने बोला कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस न्यूरोनल सेल का कितना है, -70 मिली वोल्ट। अब -70 मिली वोल्ट बेसिकली ये जो मेंटेन किया गया है, ये -70 ही क्यों है, क्योंकि इसको -70 पे रोक के रखा हुआ है कौन से पंप ने, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप ने। क्योंकि ये पंप विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये पंप इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस पॉइंट पे रोक के रखता है -70 पे। लेकिन अच्छा, -70 मिली वोल्ट नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिव इनसाइड का मतलब है कि ये जो न्यूरोनल सेल है इसके अंदर ये चीज है -70 मिली वोल्ट, राइट। तो अब देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, जब कभी अगर सोडियम चैनल ओपन होता है तो सोडियम का मूवमेंट आप कहां से देख रहे हो, चूंकि कंसंट्रेशन इसकी बाहर ज्यादा है तो हमेशा कहां मूव करेगा, अंदर। तो बच्चों जब पॉजिटिव चार्ज कहां आने लगा, अंदर, तो अगर यहां पे सोडियम चैनल ओपन होगा तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा इनसाइड द सेल, पॉजिटिव। तो जो -70 है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, पॉजिटिविटी की तरफ। मींस -70 किधर की तरफ जाएगा, -60, -50, -40, मींस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो सोडियम जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी आयन के मूवमेंट की वजह से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो, मतलब आरएमपी की तरफ शिफ्ट हो, पॉजिटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, तो उस चीज को बोलते हैं हम क्या, डीपोलराइजेशन। तो आपको ये बात यहां से सिंपल होगी कि सोडियम भी इसको डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाएगा, कैल्शियम भी इसको डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाएगा, लेकिन क्लोराइड नहीं ले जाएगा, क्योंकि क्लोराइड अंदर क्या बढ़ाने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो वो एक अलग बात है। बहरहाल सोडियम एंड कैल्शियम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स more positive electro membrane potential, and that this is called depolarization of the cell। इतनी बात क्लियर है। रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है रीपोलराइजेशन का कि डीपोलराइजेशन जितना हुआ, सपोज करिए ये -70 से शिफ्ट हो गया -30 मिली वोल्ट, डीपोलराइजेशन की वजह से ये -70 से किधर आ गया, -30 मिली वोल्ट। तो अब जब ये वापस इस पोजीशन पे जाएगा, किस पे, -70 मिली वोल्ट पे, तब हम बोलेंगे कि क्या हो रही है सेल, रीपोलराइज। और रीपोलराइज बच्चों तब कब होगी, जब ये नेगेटिविटी यहां पे बढ़ेगी, तभी तो ये -70 की तरफ जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, -70 वाला। तो -30 से जब -70 की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब आपको सोडियम आयन के मूवमेंट को या तो आप कह लो रोक दो, या यहां से पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल दो। तो पॉजिटिव आयन को बाहर निकालने का मतलब कौन सा पॉजिटिव आयन अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम। इसीलिए हमेशा रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसको बोलते हैं इनफ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। और पोटेशियम का आउटसाइड मूवमेंट को बोलते हैं इफ्लक्स। तो इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन। अगर दूसरे टर्म में आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं रीपोलराइजेशन इज द फेनोमेना वेयर द पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट टुवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हो गया हाइपर पोलराइजेशन। देखिए ये इसीलिए मैंने 3 कॉन्सेप्ट यहां पे समझा रहा हूं, अदरवाइज आयन चैनल तो बहुत छोटा था, वो आपका खत्म भी हो जाता है। लेकिन बात होती है फार्माकोलॉजी में आपके कंसेप्ट को बनाने की, तो कॉन्सेप्ट आपकी छोटी छोटी चीजों से ही बनता है, राइट। तो बेसिकली हाइपर पोलराइजेशन क्या है कि आपका जो ये नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये मोर नेगेटिविटी की तरफ जाए, किधर की तरफ, मोर नेगेटिविटी की तरफ। तो जब ये -80, -90, -100 इस तरफ जब जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा दिया जाए। तो और बढ़ाने का सेंस क्या है, पोटेशियम को तो हमने बोल दिया कि मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, रीपोलराइजेशन। लेकिन बहुत अगर हैवी फ्लक्स होता है पोटेशियम का, बहुत हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम बाहर जाता है, तो वो भी लीड कर सकता है क्या, हाइपर पोलराइजेशन।
लेकिन मेनली आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरपोलराइजेशन के लिए वो कौन सा हुआ? क्लोराइड आयन। क्योंकि क्लोराइड आयन जितना ज्यादा होगा सेल उतनी हाइपर पोलराइज होगी। ये जो आज का कॉन्सेप्ट था डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन का, लास्ट तक बच्चे पढ़ लेते हैं, लास्ट तक उनको ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। तो आपको भले इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखना पड़े, लेकिन अपने ये तीन कॉन्सेप्ट डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन को क्लियर कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। तो ओवरऑल ये आपके सोडियम चैनल को लेके मैंने ये समझा दिया। अल्टीमेटली ये सेल क्या हो गई यहाँ पे? डीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। तो अब बात आती है आयन चैनल रिसेप्टर में कौन कौन से आयन थे, ये सब हो गया यहाँ पे। अब आपको एग्जांपल्स कोट करने होंगे। कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? तो बेसिकली जैसे कोलिनर्जिक में दो रिसेप्टर होते हैं, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। ये आपको बाद में आएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं, बस नाम सुन लीजिए। कोलिनर्जिक जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर दो रिसेप्टर होंगे, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। तो जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं किस सिस्टम में? कोलिनर्जिक टाइप में। वो एग्जाम्पल किसके होते हैं? आयन चैनल के। गाबा ए जो बेसिकली रिसेप्टर है, गाबा ए का, वो भी किसका रिसेप्टर? आयन का रिसेप्टर का एग्जांपल है, आयन रिसेप्टर का आयन चैनल। 5 जितने सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर होते हैं सब जीपीसीआर के एग्जांपल है, केवल एक्सेप्ट एक 5HT3 रिसेप्टर, ये आयन चैनल का एग्जांपल है। तो इस तरीके से बच्चों आपको आयन चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया है, और यहां से आप सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो आप प्रॉपरली एक बार वीडियो देखिए और एक बार नोट्स प्रिपेयर करिए और आसानी से आप कंटेंट को समझ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आयन चैनल रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।